हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कैरियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। मैं हूं हर्ष गुप्ता और हम लोग यहाँ पे पॉलिटी के पीवाईक्यूज की सीरीज रन कर रहे हैं। सो आज का जो हमारा वीडियो है वो है 2018 के पीवाईक्यू के क्वेश्चंस। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वॉज स्वतंत्रता पार्टी। Statement number 1. Second, in the Lok Sabha, the leader of the opposition was recognized for the first time in 1969. And third, in the Lok Sabha, if a party does not have a minimum of 75 members, its leaders cannot be recognized as the leader of opposition. पूछा क्या गया है? Which of the statement given above is or are correct? Okay, 3 स्टेटमेंट दिए। चलिए देखते हैं कि क्या इसका आंसर आ सकता है। सबसे पहला फर्स्ट स्टेटमेंट, इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वाज द एसपी पार्टी। अब देखो, फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो था ओके वो 1951 के अंदर हुआ था। ओके और ये 1951 इलेक्शन के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ओके इट वॉन द इलेक्शन। एंड ये कितनी सीट्स इलेक्शन जीते थे? तो उस टाइम पे 489 सीट्स थी टोटल पार्लियामेंट में, उसमें से वो 364 सीट्स जीते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके सो द लार्जेस्ट पार्टी इन द फर्स्ट इलेक्शन वाज आईएनसी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी वाज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी विथ 16 सीट्स। ओके तो यहां पे क्या दिया है? The largest party in the opposition was the स्वतंत्रता पार्टी। नहीं, it was कम्युनिस्ट पार्टी। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज रॉन्ग। सो यहाँ पे आप अप्लाई करोगे एलिमिनेशन, तो ऑप्शन ए निकल गया एंड ऑप्शन डी निकल गया। अब देखो बी और सी में 2 इज कॉमन, तो यस सेकेंड स्टेटमेंट सही होगा। ओके क्योंकि देखने जाओ, इन द लोकसभा द अपोजिशन लीडर वॉज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969। यस, एंड इट वॉज गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस okay in the year of 1977. And who was the first opposition leader? It was Ram Subhag Singh. Okay तो ये स्टेटमेंट सही है। इन द लोकसभा इफ अ पार्टी डज नॉट हैव अ मिनिमम 75 मेंबर्स, नहीं देखो यहां पे आपका आता है मावलंकर रूल। और मावलंकर रूल ये कहता है टू बी इन द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी यू नीड 1/10 ऑफ द टोटल सीट्स ऑफ द लोकसभा। ओके तो 545 का 1/10 कितना होता है? तो इट्स बेसिकली 55 सीट्स, इट्स नॉट 75। तो स्टेटमेंट नंबर 3 इज ऑल्सो रॉन्ग। क्लियर? तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे बी, 2 ओनली। सॉरी, समझ आया? तो ये है इसका एनालिसिस। क्लियर? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आ जाएगा? बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वैलिडिटी ऑफ द लॉ प्लेस्ड इन द शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय द कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। अब यहाँ पे पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अब ये बात कर रहे हैं रिगार्डिंग 9th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि पार्लियामेंट कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, क्योंकि आप देखने जाओ 9th शेड्यूल जो है वो किससे रिगार्डिंग बात करता है? इट टॉक्स अबाउट लैंड रिफॉर्म्स। ओके एंड इट वाज एडेड थ्रू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951। क्लियर? So yes, Parliament by law can place any law in a 9th schedule. But आप स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ो। The validity of the law placed in the 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it. Don't you think कि कहीं ना कहीं ये जुडिशियल रिव्यू के अगेंस्ट जा रहा है ना? Yes, court has the power to review एंड स्पेशली अगर कोई पर्टिकुलर लॉ अगर मैं 9th शेड्यूल में प्लेस करता हूँ एंड अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा ओके तो यस कोर्ट विल इंटरफियर। और ये चीज यहाँ पे कोर्ट ने 1973
केशवानंद भारती केस में क्लियर कट कही थी। ओके कि यस कि कोई भी लॉ जो होगा 9 शेड्यूल में इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। क्लियर। तो स्टेटमेंट नंबर 2 यहाँ पे हो जाता है रॉन्ग, क्योंकि आप देखने जाओ ये 9 शेड्यूल और ये जो था सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू उसके रिगार्डिंग आपके बहुत सारे मतलब आपके जजमेंट्स यहाँ पे हुए थे। ओके फॉर इंस्टेंस गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ओके शंकरी प्रसाद केस, क्लियर। फिर बाद में केशवानंद भारती केस, ओके चंपकम दोरायराजन केस। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए थे जो कहना कि बाद में इसका आउटकम यह आया था 1973 के अंदर कि लॉ प्लेस इन 9 शेड्यूल इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज रॉन्ग। इसका आंसर क्या आएगा? ए, 1 ओनली। क्लियर। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। With reference to the Parliament of India, which of the following parliamentary committees scrutinize and reports to the House whether the powers to make the regulation, rules, sub-rules, bylaws, etc. conferred by the Constitution or delegated by the Parliament are being properly exercised by the Executive विद इन द स्कोप ऑफ सच डेलीगेशन। तो कौन सी कमेटी का ये यहाँ पे स्पेसिफिकेशन है, राइट। तो ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो है काइंड ऑफ बोल सकते हो कि आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन। ओके कि भाई आपको एक मतलब एक पूरा का पूरा दिया गया स्टेटमेंट कि ये उसके फीचर्स है, बताओ ये कौन सी कमेटी है। तो देखने जाओ तो इसका आंसर जो है वो आता है कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, क्योंकि आप इससे लगा दो कि यहाँ पे क्या है लेजिस्लेशन है और इसको यहाँ पर लेजिस्लेट करें। तो यहाँ पे देखो उन्होंने दिया ही है, ओके टू स्क्रूटिनाइज द लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशंस। क्लियर। एंड देखने जाओ कमेटी ऑफ लेजिस्लेशन जो है वो यहाँ पे 1953 के अंदर फॉर्म हुआ था, पहली चीज। ओके दूसरा 15 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा इसके अंदर आएंगे एंड 15 मेंबर फ्रॉम राज्यसभा आएंगे। ओके उसके अलावा चेयरमैन जो है वो यही मतलब 30 लोगों में से यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। ओके और ये कमेटी को यहाँ पे मतलब कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कोरम इज ऑफ 5 मेंबर्स, कम से कम 5 लोग होंगे तभी जाके यहाँ पे कोरम कॉन्स्टिट्यूट होगा, वरना इसकी मीटिंग स्टार्ट नहीं हो सकती है। तो ये है उसके कुछ एडिशनल फीचर्स। क्लियर। तो इसका आप आंसर याद रखने से आंसर क्या आएगा? कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस। क्लियर। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके विद रिगार्ड टू मनी बिल, अगेन वंस अगेन रिपीटेटिव क्वेश्चन। मनी बिल अभी देखने जाओ तो हम लोग ये 2018 का सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन 2 से 3 बार यहाँ पे रिपीट हो चुका है। क्लियर। सो ये अब यहाँ पे क्या पूछा कि इट्स नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मनी बिल। अब अगर मैं मनी बिल के बारे में बात करूं तो आर्टिकल 110 इट टॉक्स अबाउट दी मनी बिल। ओके और मनी बिल क्या होता है कि ऐसी कोई भी चीज या बिल जो टैक्स के बारे में बात करती हो, ओके या फिर वो कहीं ना कहीं बोरोइंग्स के बारे में बात करती हो ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर। या फिर वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के बारे में बात करता हो, या फिर वो गवर्नमेंट रिसिप्ट्स के बारे में बात करता हो, या फिर गवर्नमेंट का कोई भी पैसा फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में बात करता हो, या फिर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के थ्रू बात करता हो। ओके सो अगर गवर्नमेंट का कोई भी मैटर अगर इसके रिगार्डिंग है तो उसको हम क्या कहते हैं? मनी बिल। अब पढ़िए स्टेटमेंट, यहाँ पे क्या पूछा है? नॉट करेक्ट। अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस टू द इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रिमिशन, ऑल्टरेशन और रेगुलेशंस ऑफ एनी टैक्स। तो यस टैक्स रिगार्डिंग मनी बिल है, तो यस तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो यहाँ पे ए तो आंसर नहीं आएगा। अ मनी बिल हैज प्रोविजंस फॉर द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। यस ये भी हमने देखा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो बी भी नहीं आएगा। मनी बिल इज कंसर्न विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। नहीं, आउट ऑफ द यहाँ पे आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ओके तो यस ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे आंसर आएगा सी, क्योंकि देखो लास्ट ऑप्शन क्या है? अ मनी बिल डील्स विद द रेगुलेशंस ऑफ बोरोइंग्स ऑफ मनी
और गिविंग ऑफ गारंटी बाय द गवर्नमेंट द बोरोइंग्स, यस, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो बचा क्या यहाँ पे आपका सी बचता है, एंड ऐसे आपका यहाँ पे आएगा सी जो है वो इनकरेक्ट है। क्लियर। और अगर मैं बात करूँ मनी बिल की, तो एक चीज याद रखना, मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, ओके, इट हैज टू बी पास्ड विथ सिंपल मेजोरिटी। क्लियर। उसके अलावा आप देखने जाओ स्पीकर का डिसीजन कि अगर कोई मनी बिल है या नहीं, राइट, दैट इज फाइनल, और इसका जो डिसीजन दैट वो है सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। उसके अलावा इफ आई टॉक अबाउट राज्यसभा, राज्यसभा के पास ये बिल जाएगा फॉर द रिकमेंडेशन, एंड राज्यसभा को यहाँ पे 14 डेज के अंदर रेवर्ट बैक करना है। बताओ कि तुम्हारे क्या सजेशन है वो। क्लियर। एंड अगर 14 डेज में अपर हाउस अगर अपना डिसीजन नहीं बताता है तो उसको कंसिडर पास कर दिया जाएगा कि भाई हाँ ये बिल पास है, और राज्यसभा के जो भी रिकमेंडेशंस है, राइट, दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन दी लोकसभा। तो ये है कुछ डील्स रिगार्डिंग मनी बिल। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। With reference to the election of the President of India, consider the following statement. Yes, one of the most important question. यहाँ पे क्या पूछा गया? Correct. The value of the vote of each MLA varies from state to state. ये पहला statement है, और दूसरा value of vote of MPs of the Lok Sabha is more than the value of the vote of MPs of the Rajya Sabha. अब क्या है झमेला? सबसे पहले आप देखने जाओ तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके, सो आप देखो कि हु कैन फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो पहला आएगा ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स, सॉरी, ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। काइंड माई राइट, मार्क माई वर्ड, इलेक्टेड, राइट। सो जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। दूसरा, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब जितने भी हमारे एमएलएज है, राइट, वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। एंड लास्ट, all the elected members of legislature of UT of Puducherry एंड दिल्ली। तो सिर्फ दो ही यूटी के लेजिस्लेचर जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। सो इतने लोग यहाँ पे देखने जाओ तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड जो मेथड है अगर आप देखने जाओ, ओके, कि और ये जो मेथड होगी प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, उसको हम कहेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ओके, सो अब आगे देखते हैं उन्होंने क्या बोला है कि वैल्यूज ऑफ वोट ऑफ एमपीज वेरीज फ्रॉम ईच स्टेट। अब देखो यहाँ पे ये रूल मतलब है क्या। सो इफ आई टॉक अबाउट कि हाउ डज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी काउंट्स, सो यार देखो फॉर्मूला इसका ये बहुत सिंपल है। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या है कि टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन of a state upon total number of MLA। ओके, ये एक होगा, एंड ये होल डिवाइड बाय होगा 1000। क्लियर। अब ये होगा बेसिकली वैल्यू ऑफ वोट ऑफ 1 MLA। अब देखो यहां पे हमको पूछा क्या गया था कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अब आप ये देखिए कि अगर यहाँ पे स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा तो यस, क्यों?
क्योंकि पॉपुलेशन भी तो वेरी करेगा स्टेट टू स्टेट का। ओके, कि गुजरात का पॉपुलेशन अलग है, यूपी का अलग है, बिहार का अलग है, केरला का अलग है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि वैल्यू ऑफ एमएलए, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए will varies from state to state। और ये स्टेट टू स्टेट क्यों वेरी कर रहा है? बिकॉज पॉपुलेशन चेंजेस। ओके, तो आप स्टेटमेंट नंबर 1 देखने जाओगे तो यस, स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ये सही है। सॉरी, ओके, तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो यहाँ पे सही होगा। और दूसरा स्टेटमेंट पता है क्या है? कि वैल्यू ऑफ एमपीज, लोकसभा, उन्होंने क्या बोला है कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ लोकसभा एमपी is more than the value of votes of राज्यसभा एमपी। अब यहां पे ये होता है कि अगर मैं देखने जाऊं वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी, ओके, तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। टोटल वैल्यू ऑफ एमएलएस इन अ स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ एमपीज इन अ स्टेट। अब यहां पे क्या बोला है? टोटल नंबर ऑफ एमपी, तो यहां पे एमपी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों ही आ जाते हैं। सो डोंट यू थिंक कि लोकसभा के एमपी का जो वोट का वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ द राज्यसभा एमपी? तो ये जो है वो यहाँ पे नहीं, अगर इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी। सो द लोकसभा एमपी एंड द राज्यसभा एमपी, उन दोनों की वोट की वैल्यू जो है वो यहाँ पे सेम होगी। ओके, सो अब आप देखिए, क्लियर? तो ये जो स्टेटमेंट है कि जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? गलत। यहाँ पे पूछा क्या गया है? करेक्ट है, तो आंसर आएगा ए, वन ओनली। ओके, याद रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? एंड उसका ये होगा एनालिसिस फॉर्मूला वाइज। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फेडरेशन एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द रेसिड्यूरी पावर्स वर गिवन टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, जिसका कोई मतलब सोचने वाली बात यहाँ पे है ही नहीं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The Speaker of the Legislative Assembly shall vacate his or her office in if he ceases to be the member of the Assembly. And statement number 2, whenever the Legislative Assembly is dissolved, the Speaker shall vacate his or her office immediately. अब देखो बेसिकली यहाँ पे क्या, ये अगर मैं बात करूँ स्पीकर की, तो सबसे पहला देखने जाओ, स्पीकर इज द मेंबर ऑफ द हाउस। ओके, अब स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़िए। द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेट हिज ऑफिस इफ ही गिव्स टू बी द मेंबर ऑफ द असेंबली। हाँ, अगर वो स्पीकर हाउस का मेंबर ही नहीं तो वो स्पीकर रह ही नहीं सकता। क्लियर है? तो यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है वो यहाँ पे सही है। क्लियर? और दूसरा, वेन एवर द लेजिस्लेटिव असेंबली ओके इज डिसॉल्व्ड, द स्पीकर शैल वैकेट हिज और ऑफिस इमीडिएटली। नहीं, वो इमीडिएटली अपनी ऑफिस खाली नहीं करेगा अंटिल द न्यू स्पीकर डजंट स्टेप इन।
ओके, तो याद रखना कि स्पीकर कभी भी अपनी ऑफिस इमीडिएटली खाली नहीं करता है अगर हाउस डिसॉल्व हो जाता है, तो जब तक नया स्पीकर नहीं आ जाता या नया असेंबली हाउस का असेंबली नहीं हो जाता है तब तक। क्लियर है? और पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है सर, जबकि स्टेटमेंट नंबर 2 इज रॉन्ग। तो आंसर क्या आएगा? ए, वन ओनली। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following reflects the most appropriate relationship between the law and the liberty? पहला, if there are more laws there is less liberty. Don't you think ये inappropriate है? जितने ज़्यादा लॉज होंगे उतने आपकी लेस लिबर्टी होगी? नहीं यार, क्योंकि आप देखो, क्योंकि लॉज कैन प्लेस रेस्ट्रिक्शन ऑल्सो एंड लॉज कैन गिव यू लिबर्टी ऑल्सो। फॉर इंस्टेंस देखने जाओ, फंडामेंटल राइट्स, राइट टू फ्रीडम, दैट इज गिविंग यू लिबर्टी। ओके, तो ये तो आएगा ही नहीं। इफ देर आर नो लॉज देन देर इज नो लिबर्टी। ओके, सोच सकते कि शायद ये हो सकता है। सी, इफ देर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाई द पीपल। जरूरी थोड़ी है यार कि अगर कोई मतलब लॉ है या लिबर्टी है तो मतलब जो पीपल है वही लॉ बनाएंगे। गवर्नमेंट कैन ऑल्सो मेक लॉ। तो ये तो मतलब इससे तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। ओके, एंड इफ लॉज आर चेंज्ड टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर। ये मतलब कोई सेटिंग ही नहीं हो रहा है कि लॉज आप चेंज तो लिबर्टी आपकी चेंज हो जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इफ देर आर नो लॉज देर इज नो लिबर्टी। यस, ये बात बहुत ज्यादा सही है। लॉज एंड लिबर्टी वर्क, दे आर बेसिकली कॉन्करेंट टू वन अनदर, एंड वो यहाँ पे पैरेलली चलेंगे एक साथ। तो लॉस के थ्रू ही आपको लिबर्टी मिल सकती है, वरना यहाँ पे बोल सकते हो कि लिबर्टी जो है वो आपको नहीं दी जाएगी। ओके, सो लॉज है तो लिबर्टी है, एंड लॉज नहीं है तो लिबर्टी तो नहीं होगी। क्लियर? तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा बी, इफ देर आर नो लॉज देन देर इज नो लिबर्टी। दिस इज द मोस्ट, पूछा क्या गया है देखो, मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो जरूरी नहीं है कि सारे ही स्टेटमेंट गलत हो, बट सबसे बेस्ट यहाँ पे अभी ये फिट होता है। ओके, एज पर दी ऑप्शंस गिवन टू अस। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ओके, यस, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर जब तक वो अपने ऑफिस के अंदर है, ओके, सो उनको दिया जाता है क्रिमिनल इम्यूनिटी, कि आप उनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केस रजिस्टर नहीं कर सकते जब तक वो ऑफिस के अंदर है, फिर चाहे उन्होंने कितना भी मतलब एक हीनियस क्राइम क्यों ना कमिट किया हो, बट दे हैव गॉट द क्रिमिनल इम्यूनिटी। यस, ये स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। स्टेटमेंट नंबर 2, the emoluments and allowances of the governor of a state shall not be diminished during the term of office. Yes, because ये दिया गया because of security of tenure. अगर आप उनका अलाउंसेस या मतलब जो भी सैलरी है, अगर आप उनका वो हैम्पर कर देते हो, राइट, या चेंज कर दोगे बीच बीच में, तो देयर विल बी नो सिक्योरिटी। तो वो अपना काम अच्छे से कर ही नहीं सकता वो इफेक्टिवली। ओके, एंड इसलिए यहाँ पे देखने जाओ तो दिया गया कि दैट शैल नॉट बी डिमिनिश्ड। तो यस, ये स्टेटमेंट भी सही है, तो आंसर आ जाएगा सी, बोथ 1 and 2। एंड इन केस ऑफ सिविल केसेस याद रखना, सिविल केसेस में ये होगा कि दैट कैन बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, बट ओनली आफ्टर गिविंग 14 days of prior notice, 2 months of prior notice। That can be basically done only after giving 2 months of advance notice। क्लियर? तो ये एक चीज याद रखना। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following are regarded as the main features of the rule of law? अगेन फिलोसॉफिकल बेस्ड क्वेश्चन। रूल ऑफ लॉ मतलब क्या होता है कि हमने एक लॉ बनाया और उस लॉ के ऊपर कोई नहीं है, अब हर किसी को मतलब वहाँ पे इक्वली ट्रीट करना है, फिर चाहे वो वीआईपी हो, वीवीआईपी हो, रीच हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी कास्ट का हो, या कोई भी उसका बैकग्राउंड हो, लॉ के सामने हर कोई इक्वल है। उसको हम क्या कहते हैं? रूल ऑफ लॉ। यहाँ पे क्या पूछा गया? मेन फीचर्स। तो पहला क्या है? लिमिटेशन ऑफ पावर। यस, इट कैन बी अ बेसिकली फीचर,
क्योंकि अगर लॉ के सामने हर कोई इक्वल है तो कैन डोंट यू थिंक मैं एक पावर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा हूँ कि वीआईपी हो या मतलब टैक्स पे हो या नॉन टैक्स पे हो, ऐसा कुछ चलेगा नहीं। ओके आपके यहाँ पे कोई पावर्स चलेंगे नहीं लॉ के सामने, तो यस स्टेटमेंट 1 तो आएगा। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, तो वो तो मतलब ईजी हो गया कि यस लॉ के सामने हर कोई इक्वल है, तभी रूल ऑफ लॉ हो सकता है। पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, पीपल की जवाबदारी कैसे आ सकती है यार गवर्नमेंट के रिगार्डिंग इन द रूल ऑफ लॉ, नहीं। ओके एंड फोर्थ क्या आएगा, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, यस क्योंकि अगर हर कोई इक्वल है लॉ के सामने तो यहाँ पे हर किसी को इक्वल राइट्स एंड लिबर्टी मिलेगी, जिसको जो बिजनेस करना है वो करे, जिसको जो रिलीजन फॉलो करना है वो करे, जिसको जहाँ पे मूव होना है वो मूव ऑन करते, यस यू विल गेट लिबर्टी ऑल्सो। ओके तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा सी 1, 2 एंड 4। ओके इजी क्वेश्चन था, अगर आपको कंसेप्ट पता हो कि रूल ऑफ लॉ है क्या, राइट, तो उसको यहाँ पे इजीली गैस वर्क कर सकते हो। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज हिज पावर प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356, तो ये बात कर रहा है कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, देन ओके तो यहाँ पे क्या दिया गया, द असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड। ओके दूसरा, द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड इन दैट स्टेट, द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू दैट स्टेट। अब देखना चाहते हैं पूछा क्या गया है कि प्रेसिडेंट रूल के बारे में, याद रखना कि जब भी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होता है ओके तो जो यहाँ पे देखने जाओ तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द सीएम, जो जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव, ओके इट ऑटोमेटिकली गेट डिसॉल्व्ड या डिसमिस कह सकते हो आप। ओके तो सीओएम विल गेट डिसमिस। इफ आई टॉक अबाउट स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो सिर्फ सस्पेंड होती है। ओके एंड जब उसको ये प्रेसिडेंट रूल को पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिलेगा उसके बाद ही ये डिसॉल्व होगा, राइट। सो इट कैन बी डिसॉल्व और इट कैन बी सस्पेंडेड। तो हमें पहला क्या दिया है, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, तो नहीं, स्टेटमेंट नंबर 1 तो नहीं है, क्या पूछा क्या गया, असेंबली नॉट एग्जीक्यूटिव। ओके तो ये स्टेटमेंट नंबर 1 तो गलत है। फिर जब भी हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को डिसमिस करते हैं तो यस कि पार्लियामेंट जो है वो यहाँ पे लॉ बना सकता है, क्योंकि आर्टिकल 19 जो है वो तो बेसिकली आर्टिकल 352 के अंदर आएगा एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी, तो तुम्हारा ऑप्शन सी भी नहीं आएगा। ओके एंड प्रेसिडेंट कैन नॉट मेक अ रूल बेसिकली, ओके प्रेसिडेंट कैन जस्ट एक गाइड प्रोवाइड कर सकता है, तो यहाँ पे पार्लियामेंट विल बेसिकली लेजिस्लेट ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट जो डायरेक्शन देगा वो यहाँ पे गवर्नर जो है वो फुलफिल करेगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगेन रिपीटेटिव क्वेश्चन। ओके तो ये आपको कौन से आर्टिकल में देखने को मिलता है, इसका आंसर है सी, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिव विद पर्सनल लिबर्टी। क्लियर, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, राइट टू लाइफ में जो आपका रिपीटेटिव क्वेश्चन है। ओके सो देखने जाओ तो ये है हमारे 2018 के PYQ के सीरीज। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। इसका आप अच्छे से मतलब नोट्स बना लेना, PDF अटैच होगा नीचे लिंक के अंदर। एंड फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।